हेलो फ्रेंड्स, विकिपीडिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं, किस प्रकार से शिक्षण के स्तर का प्रयोग हम लोग जो है कि शिक्षण कार्य में करते हैं। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, अपने हम पाठ्य वस्तु को किस प्रकार से कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग देखेंगे शिक्षण स्तर। जो लेवल ऑफ टीचिंग है 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहला है मेमोरी लेवल। ठीक है, पहला क्या है, मेमोरी लेवल। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवबोध स्तर। ठीक, उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं चिंतन स्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा 3 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड किए हैं और ये ऐसे की तरफ जाता है। मतलब पहले मेमोरी लेवल आएगा, फिर दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है और तीसरा क्या आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम लोग चिंतन स्तर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहला देखेंगे मेमोरी जो है कि लेवल में क्या क्या होता है, किस प्रकार से होती हैं, इन सारी बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है। ठीक है, शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अधिगम। शिक्षक जो भी शिक्षण कार्य करता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे के अंदर लर्निंग हो, अधिगम हो, बच्चा कुछ सीखे। ठीक है, तो दूसरा है एक शिक्षक विषय वस्तु टॉपिक को निम्न 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाता है। ठीक है, एक शिक्षक जो है कि किसी भी शिक्षण वस्तु को यानी विषय वस्तु को 3 भागों में डिवाइड करके छात्र तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं पहला क्या है, स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है कि मेमोरी लेवल को किसने दिया था, हर्बर्ट ने। ठीक है, ये हर्बर्ट ने इसको दिया था, मेमोरी लेवल के बारे में बताया था। ठीक, पहला है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। ठीक है, यह शिक्षण क्या है, अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है, मतलब फर्स्ट स्टेप है। जो है कि हम लोग टीचिंग करेंगे तो एक तरह से मानेंगे, हम मान लीजिए हम लोग टीचिंग करने जा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर जो अधिगम होगा, तो पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये मेमोरी लेवल ही होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक चरण है, पहला स्टेप है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है जो है कि बच्चे के अंदर अधिगम की, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस की। दूसरा है यह तथ्यों को कंठस्थ, ठीक है, कंठस्थ रोट और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें क्या होता है, मेमोरी लेवल में बच्चा जो है कि चीज़ों को रटता है, कंठस्थ क्या बोलते हैं, कंठस्थ करता है, रोट, ठीक है, रटता है। ठीक है, और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें क्या होता है, बच्चे को जो है कि विषय वस्तु जो भी पढ़ाया जाएगा उसको बच्चा रटता है और उसका अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित करता है। किसमें, मेमोरी लेवल में। इसके बाद हम लोग जानेंगे सीखे गए तथ्यों का प्रत्यास्मरण या रिकॉल तथा उन्हें पुनः प्रस्तुत करना। इसमें क्या होता है, बच्चा जो चीज़ों को सीखा है, जिन तथ्यों को रटा है, सीखा है, जिन चीज़ों को बच्चा जो है कि रट के अपने दिमाग में फीड किया है, उसको बच्चा क्या करता है, प्रत्यास्मरण करता है, रिकॉल करता है, उसको फिर से याद करता है, बार बार रिकॉल करता है। ठीक है, तथा उन्हें पुनः प्रस्तुत करना, मतलब उसको रिकॉल करके, याद करके उसको जो है कि बच्चा रिप्रोड्यूस करता है, उसको प्रस्तुत करता है। ठीक, इसके बाद है कक्षा में शिक्षक अधिगम सक्रिय डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, मतलब कि कक्षा में जो शिक्षक होता है वो सक्रिय होता है, वो डोमिनेटिंग होता है। मतलब कि जो शिक्षक होता है कक्षा में वही मेन होता है और जो छात्र होता है वो क्या होता है, गौण होता है। मतलब कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक की बातों को बच्चे सुनेंगे, उसमें कोई अपनी जो है कि बातों को, कोई भी बच्चा अपनी बातों को रख नहीं पाएगा शिक्षक के सामने। शिक्षक जो कहेगा, जो चीज़ें बताएगा उसको बच्चा सुन लेगा, उसको रट लेगा। मतलब कि बच्चा एक तरह से देखें तो इसमें निष्क्रिय रूप से भाग लेता है और जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, वो सक्रिय रूप से भाग लेता है। मेमोरी लेवल में शिक्षक जो है कि शिक्षक का स्थान मेन होता है। शिक्षक जो बातों को, जिन बातों को बताता है, जो चीज़ पढ़ाता है उसको बच्चा बस अपने दिमाग में फीड कर लेता है, रट लेता है। बच्चा इसमें बिल्कुल भी कुछ समझने की कोशिश नहीं करता है, केवल जिस प्रकार से ज्ञान को दिया गया उसी प्रकार से बच्चा ग्रहण कर लेता है, अपने मेमोरी में फीड कर लेता है, रट लेता है। उसके बाद है छात्र चुपचाप शिक्षक को आदर्श मानते हुए उसका अनुसरण करता है। वही बात जो है कि बच्चा चुपचाप क्या करता है, जो शिक्षक बोलता है उनकी बातों का अनुसरण कर लेता है।
उसके बाद है मूल्यांकन। इसका मूल्यांकन किस प्रकार से होता है, इसमें मेमोरी लेवल में मूल्यांकन किस प्रकार से होता है, लिखित, ठीक है, लिखित राइटिंग और मौखिक ओरल, लिखित और मौखिक, ठीक है, राइटिंग और ओरल दोनों प्रकार से होता है। मतलब कि बच्चे का मूल्यांकन हम लोग लिखवा के, क्वेश्चन दे के, उसका टेस्ट लेके इससे भी करा सकते हैं, और ओरली मतलब कि उससे क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग पूछ के उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें जो है कि मूल्यांकन होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है, मेमोरी लेवल में हम लोग सहायक सामग्री भी यूज कर सकते हैं, जैसे चार्ट पेपर, मॉडल पेपर, ये सारी चीज़ें हम लोग मेमोरी लेवल में यूज करते हैं जिससे बच्चे को समझने में आसानी हो। अब देखेंगे मेमोरी लेवल में सुझाव। मेमोरी लेवल में सुझाव दिया गया कि किस प्रकार से जो है कि हम लोग को पाठ्यवस्तु पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को बताया गया है। इसको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला है पाठ्यवस्तु क्रमबद्ध सीक्वेंस रूप में प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। जो पाठ्यवस्तु है, हम लोग का टॉपिक है, उसको एक सीक्वेंस में क्रमबद्धता के स्वरूप जो है कि प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। एक के बाद एक पॉइंट को बताया जाए जिससे कि बच्चे को समझने में आसानी हो। अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाए। बच्चा जो है कि इसमें बच्चे का जो है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल कम होता है, बच्चा केवल रटता है तो उसको याद होने में समय लगता है, तो उसको ज़्यादा समय दिया जाए बच्चे को, जो है कि जिससे वो अभ्यास करके उन चीज़ों को रट सके, अपने दिमाग में फीड कर सके। थकान के समय शिक्षण न किया जाए। थकान के समय जो है कि शिक्षण बिल्कुल न किया जाए। जब बच्चा थका रहेगा तो वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा, बातों को समझेगा नहीं, ठीक है। तो थकान के समय जो है कि बिल्कुल ही शिक्षण कार्य न किया जाए। उसके बाद पुनरावृत्ति एक लय में किया जाना चाहिए। जो पुनरावृत्ति होगी, ठीक है, उसको एक लय में किया जाए, एक मतलब सीक्वेंस में बोल सकते हैं, एक लय में किया जाए पुनरावृत्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखे हैं कि मेमोरी लेवल में किस प्रकार से बच्चा सीखता है। तो कुल मिला के हम लोगों ने ये जाना कि ये जो पहला लेवल है मेमोरी लेवल या स्मृति स्तर, इसमें बच्चा क्या करता है, केवल रटता है। जो ज्ञान दिया जाता है बच्चे को, वो बच्चा क्या करता है, अपने दिमाग में ठीक उसी प्रकार से फीड कर लेता है और फीड करके दिमाग में रखा रहता है। फिर उसको जो है कि अगर टेस्ट लिया जाए या उससे पूछा जाए तो बच्चा उसको रिकॉल करके बता देता है, ठीक है। जैसा कि वो ग्रहण किया है ठीक उसी तरह, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता है बच्चा, ना ही कुछ उसमें मॉडिफाई करता है, ना कुछ अपने तरफ से जोड़ता है। जो चीज़ों को रटा होता है ठीक वैसे ही उसको बता देता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया मेमोरी लेवल में। इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे स्टेप में, अवबोध या अंडरस्टैंडिंग स्तर में। हम लोग बिना मेमोरी लेवल को पढ़े कोई भी बच्चा जो है कि बिना ज्ञान को जाने उसको समझ नहीं सकता है। मतलब कि बिना मेमोरी लेवल को जाने बच्चा अंडरस्टैंडिंग लेवल में नहीं जा सकता है। मतलब ये कि मेमोरी लेवल में जो चीज़ें होती हैं, ज्ञान को बच्चा जब तक जानेगा नहीं, रटेगा नहीं, उसके बिना रटे बिना ज्ञान को जाने बच्चा जो है कि समझ नहीं सकता है, उसको अवबोध नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर बच्चा यही नहीं जानता है कि सूरज पूरब की तरफ उगता है और पश्चिम की तरफ जो है कि अस्त होता है, तो वो उसके बारे में दूसरे स्टेप पे पहुंच नहीं पाएगा। तब बच्चा ये नहीं समझ पाएगा। जब बच्चा जानता ही नहीं है कि सूरज किधर से जो है कि निकलता है, तो वो क्या जानने की कोशिश करेगा कि सूरज क्यों पूरब की तरफ से निकलता है। तो पहला जो स्टेप होता है मेमोरी लेवल, पहले बच्चा वो जानेगा, उसके बाद पहुंचेगा अंडरस्टैंडिंग लेवल में, उसको उसके बारे में समझेगा। उसके बाद तीसरा स्तर में पहुंचेगा बच्चा कि सूरज जो है कि बच्चा ये जान गया अंडरस्टैंडिंग लेवल में कि सूरज पश्चिम की तरफ क्यों डूबता है, पूरब की तरफ से क्यों उगता है। उसके बाद बच्चा जो है कि रिफ्लेक्टिव लेवल में जाएगा, उसमें चिंतन करेगा बच्चा अपने जो इसमें यहाँ पे समझा होगा उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसका विश्लेषण करेगा, उसको समझेगा। फिर उसके बाद से रिफ्लेक्टिव लेवल में जाके बच्चा हाइपोथेसिस करता है, कुछ अपना ज्ञान देता है, कुछ अपनी बातों को रखता है। तो इस प्रकार से एक के बाद एक जो है कि बच्चा सीखता है। हम लोग किसी भी पाठ्य वस्तु को 3 भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ाते हैं, 3 लेवल्स में। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल या अवबोध स्तर। दूसरा अवबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल। इससे पहले हमने पहला पढ़ा है जो है कि मेमोरी लेवल या स्मृति स्तर। चलिए देखते हैं अवबोध स्तर में क्या होता है। जो कि अवबोध स्तर को किसने दिया था, मॉरिसन ने, ठीक है। मॉरिसन ने अवबोध स्तर के बारे में बताया है। तथ्यों को न केवल याद रखना बल्कि उन्हें समझना भी है, ठीक है।
जो मेमोरी स्तर में क्या होता था, मेमोरी लेवल में होता था कि बच्चा जो तथ्य था उसको केवल रटता था, उसको दिमाग में बस फीड करता था। लेकिन इसमें क्या होगा, रटने के अलावा जो है कि उसे समझना, ठीक है, उसे समझने पे जोर दिया जाएगा। बच्चा इसमें जो फैक्ट है उसको समझेगा, ठीक। दूसरा है, इस स्तर में उद्देश्य विषयों में दक्षता प्राप्त करना, ठीक है। जो बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, जो विषय पढ़ रहा है, ठीक है, उसमें उसको जो है कि दक्षता प्राप्त होनी चाहिए, मतलब कि 100% उसको वो चीज़ आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक। करने एवं सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करना, जैसे सामान्यीकरण की क्षमता को, जनरलाइजेशन को विकसित करना बच्चे में किस प्रकार विकसित होगा। जैसे मान लीजिए बच्चा न्यूटन लॉ को जान गया, ठीक है, तो उसको बच्चा रट लिया उसने, लेकिन जब न्यूटन लॉ के बारे में बच्चा जाना, उसका कॉन्सेप्ट, उसका परिभाषा, उसका सिद्धांत, और उसको लागू किया, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह किया, उसको सामान्य रूप से जो है कि लागू किया और उसको देखा, तब उसको बोला जाता है कि सामान्यीकरण की क्षमता उसमें विकसित हो गई। उसके बाद इसमें शिक्षक और शिष्य दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जो मेमोरी लेवल था उसमें केवल शिक्षक जो था वो सक्रिय रूप से भाग लेता था, और जो शिक्षक बोलता था उसको बच्चा ग्रहण कर लेता था बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। लेकिन इसमें क्या होगा, सक्रिय रूप से शिक्षक और शिष्य दोनों सक्रिय रूप से भाग लेंगे। किस प्रकार से दोनों सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जैसे मान लीजिए शिक्षक पढ़ा रहा है तो शिक्षक पूरा सक्रिय रूप से है, वैसे ही छात्र भी इसमें समझता है, अपना दिमाग लगाता है पूरा 100%, तो बच्चा भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक और शिष्य दोनों जो है कि सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध के प्रश्न, ठीक है। निबंध के प्रश्न ऐसे टाइप के प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब कि छोटे आंसर टाइप के प्रश्न होते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो है कि प्रश्न इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल में सम्मिलित किए जाते हैं मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया अब अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल या चिंतन स्तर। इसके बाद आएंगे तीसरा स्तर, चिंतन स्तर, ठीक है। तो हमने इससे पहले 2 स्तर पढ़ लिया है, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, और ये तीसरा स्तर है चिंतन लेवल, ठीक है। तो इसमें जो है कि चिंतन लेवल को किसने दिया था, हंट ने, ठीक है। तो यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है, ये शिक्षण का क्या है, उच्चतम स्तर है, ठीक है, हायर लेवल। स्मृति और बोध स्तर दोनों इसके आधार हैं। जो स्मृति स्तर है और बोध स्तर, ये दोनों क्या है, इसके आधार हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चा बिना मेमोरी लेवल या जो स्मृति लेवल को जाने बिना, बिना अंडरस्टैंडिंग लेवल को जाने बिना बच्चा जो है कि रिफ्लेक्टिव लेवल में नहीं आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए न्यूटन लॉ है, न्यूटन लॉ के बारे में बिना बच्चे जाने, बिना उसके बारे में समझे, बिना उसके कॉन्सेप्ट और सिद्धांतों को जाने बिना वो उस पर हाइपोथेसिस नहीं कर सकता है। इसलिए बोध स्तर और जो है कि स्मृति स्तर इसके आधार माने जाते हैं चिंतन स्तर के, ठीक है। इसके बाद है समस्या केंद्रित प्रॉब्लम, ठीक है, यानी प्रॉब्लम सेंट्रिक। क्या होता है इसमें कि चिंतन लेवल में प्रॉब्लम बच्चे को दे दिया जाता है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को देखकर बच्चा जो है कि उस पर हाइपोथेसिस करता है, उस पर विश्लेषण करता है, उस पर जो है कि एक प्रकार से शोध वगैरह करता है, मान सकते हैं, उस पर गहन अध्ययन करके, और जो है कि उस प्रॉब्लम का समाधान निकालता है चिंतन करके, हाइपोथेसिस करके इसमें, ठीक है। परीक्षा के लिए मुख्यतः निबंध प्रकार, ठीक है, इसमें जो है कि मुख्य रूप से निबंध प्रकार के ऐसे टाइप क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा तीनों स्तर कंप्लीट हुआ, जो है कि तो मेरा चैनल विकिपीडिया क्लासेस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।